नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हीगल के राजनीतिक दर्शन के अध्ययन की पद्धति द्वंद्वात्मक पद्धति का अध्ययन करेंगे। हीगल ने इसे द्वंद्वात्मक पद्धति का नाम दिया था। हीगल के दर्शन का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और अपने दर्शन के बारे में हीगल का जो मुख्य विचार है वो उसकी विश्वात्मा का विचार है। हीगल का यह मानना है कि यह जो विश्व है यह उस परम सत्ता का प्रकटीकरण है, उस विश्वात्मा का प्रकटीकरण है जो अपने आप को अदृश्य रूप से साकार रूप में लाना चाहती है, स्वयं को प्रकट करना चाहती है। उस विश्वात्मा की व्याख्या करते हुए हीगल ने कहा कि विश्वात्मा का जो मूल स्वभाव है वो गतिशीलता का स्वभाव है, अर्थात यह जो मूल तत्व है वह कोई स्थिर सत्ता नहीं है, वह ये शाश्वत सत्ता है जो निरंतर विद्यमान रहेगी, किंतु यह एक गतिशील सत्ता भी है और यह अपने आप को स्वयं प्रकट करना चाहती है। आत्मचेतना इसका स्वभाव है। इस राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करने के पश्चात हम उसके द्वंद्वात्मक पद्धति का यदि अध्ययन करेंगे तो ही हम हीगल के दर्शन को भली प्रकार समझ पाएंगे। तो वह अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति में इस बात को बताने का प्रयास करता है कि विश्वात्मा का जो प्रकटीकरण है वो एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है, अर्थात विश्वात्मा अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार स्वयं को धीरे धीरे प्रकट करती है और इसके प्रकटीकरण का जो तरीका है वो द्वंद्वात्मक तरीका है। द्वंद्वात्मकता का अर्थ क्या है? द्वंद्वात्मकता का अर्थ है कि दो वस्तुओं के बीच में संघर्ष उत्पन्न होना और उसके पश्चात एक नए वस्तु या विचार की उत्पत्ति होना, अर्थात एक मूल वस्तु होती है या एक मूल विचार होता है। उस मूल विचार से सत्ता का प्रकटीकरण प्रारंभ होता है। जैसे हम यदि यह मान लें, हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को समझने के लिए हम यह मान लें कि जो मूल विचार है वो है विश्वात्मा। वह जब अपने आप को प्रकट करना प्रारंभ करती है तो वह सर्वप्रथम जड़ जगत में अर्थात अत्यंत सूक्ष्म रूप में अपना प्रकटीकरण करना प्रारंभ करती है। वह जो सूक्ष्मतम रूप है या जो जड़ जगत है वो है एक वाद, उसे उसने वाद का नाम दिया है। इस वाद में धीरे धीरे अंतर्निहित विरोध उत्पन्न होते हैं और इन अंतर्निहित विरोधों के परिणाम स्वरूप उसके अंदर इस वाद में एक नया रूप उत्पन्न होता है। वह वाद एक नया स्वरूप ग्रहण करता है जिसे उसने प्रतिवाद की संज्ञा दी है। यह प्रतिवाद उसी वाद में से निकला है, अर्थात जो नया विचार उत्पन्न होता है वह किसी न किसी पुराने विचार से ही उत्पन्न होता है। उस नए और पुराने में संघर्ष के पश्चात कुछ समय बाद उनमें समन्वय स्थापित हो जाता है और यह समन्वय एक तीसरे नए विचार को जन्म देता है जो कि उन दोनों से अधिक उत्तम है, उन दोनों से अधिक श्रेष्ठ है। यह जो श्रेष्ठ विचार है इसको उसने संवाद का नाम दिया है। इस प्रकार से इस दुनिया में जो प्रगति है वो वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में निरंतर चलती रहती है। यह हम देख सकते हैं कि जो मूल स्थिति है वो वाद की स्थिति है। यह वाद अर्थात मौलिक विचार या वस्तु का मौलिक स्वरूप, इसको हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हीगल यह बताता है कि मुर्गी जो है वो जो अंडा देती है तो वो जो अंडा है, हम अंडे से यदि प्राणी जगत की इसकी बात करते हैं तो अंडा एक वाद है। अंडे के भीतर एक अंदर ही अंदर एक परिवर्तन उत्पन्न होता है
क्योंकि अंडे के भीतर का जो सत्स्वत्व है वह उस अंडे के ऊर्जा को ग्रहण करता है और एक अंडे के भीतर ही एक नए प्राणी का स्वरूप ग्रहण करना प्रारंभ हो जाता है। अंडे के भीतर की सारी शक्ति को उपयोग में लेने के पश्चात जब अंडा फूटता है तब अंडे के फूटने की जो प्रक्रिया है वो प्रतिवाद है, अर्थात अंडावाद है। अंडे के भीतर ही जब एक नया प्राणी विकसित होकर के और अंडे को फोड़ देता है, फूटने की यह जो प्रक्रिया है वह प्रतिवाद है। इन वाद और प्रतिवाद के इस विपरीत संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक तीसरी नई स्थिति का जन्म होता है, अर्थात जिस चूजे का जन्म होता है वह जो चूजा है वो है संवाद की स्थिति। इस प्रकार प्राणी जगत में एक के बाद एक विकास चलता रहता है और इसी प्रक्रिया से विश्वात्मा भी स्वयं अपना विकास करती है। हीगल का ये कहना है कि यदि हमें इतिहास की इस प्रक्रिया को समझना है तो हमें उसे कालक्रम के अनुसार नहीं वरन तर्क के अनुसार समझना होगा। जैसे वो यह बताता है कि किसी भी वस्तु को समझने के लिए पहले हमें तर्क का सहारा लेना पड़ता है। वो जो तर्क है उस तर्क से हम विचार करना सीखते हैं और हीगल ये कहता है कि हमारे विचार करने की जो प्रक्रिया है वो जब आगे बढ़ती है तो हम एक मूल विचार को जन्म देते हैं, अर्थात कालक्रम के अनुसार नहीं लेकिन तर्क के अनुसार द्वंद्वात्मकता के भीतर पहले वस्तु की सत्ता को समझने का प्रयास किया जाता है, अर्थात कोई वस्तु है या कोई विचार है। वस्तु या विचार का होना यह वाद है और इसे जब हम तर्क से समझने का प्रयास करते हैं तब उसका सार हमें नज़र आने लगता है और जब हम उस वस्तु के सार को ग्रहण कर लेते हैं तब हमारे भीतर वास्तव में एक नया विचार उत्पन्न होता है। यह जो नया विचार है यह संवाद है। जैसे कि हम किसी भी वस्तु की सत्ता के बारे में यदि बात करें, हम प्राणी जगत में इसे आरोपित कर सकते हैं, हम वस्तुओं के जगत में इसे आरोपित कर सकते हैं और हम विचारों के जगत में भी इसे आरोपित कर सकते हैं। मान लिया हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक पुस्तक है। यह जो पुस्तक है यह एक विचार भी है और एक वस्तु भी है। इस पुस्तक का होना अर्थात इसकी जो सत्ता है यह वाद है। पुस्तक का होना मात्र कोई उपयोगिता नहीं रखता, किंतु उस पुस्तक के होने का अर्थ क्या है या पुस्तक का सार क्या है। पुस्तक का सार है ज्ञान को अपने भीतर समेटना या उस ज्ञान को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर देना। पुस्तक के इस सार को जब तक तर्कपूर्वक नहीं समझ लिया जाता तब तक उस पुस्तक के होने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थात हीगल ये कहना चाहता है कि पुस्तक के होने के रूप में या पुस्तक का जो विचार है वो एक वाद है और प्रतिवाद की स्थिति है उसके पुस्तक के स्वरूप के सार को मस्तिष्क के द्वारा ग्रहण कर लेना। अर्थात पुस्तक मूलतः पुस्तक की अवधारणा क्या है और मस्तिष्क जब पुस्तक की अवधारणा को ग्रहण कर लेता है उसके पश्चात ही पुस्तक के विचार को वो भली प्रकार समझ सकता है। इस तरह से हीगल ये कहता है कि यह जो एक वस्तु के मूलभूत स्वरूप का होना, उसके पश्चात उसके अंतर्निहित विरोध को समझना और उसको समझने के पश्चात तीसरी
नई स्थिति को समझना, इस प्रकार विकास होता है। और विकास की इस प्रक्रिया में, जैसा कि हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि हीगल ये कहता है कि विकास जो है वो कोई सीधी रेखा में नहीं होता, वरन यह बहुत ही आड़ी टेढ़ी प्रक्रिया में घटित होता है। अर्थात विश्वात्मा जब अपने आप का प्रकटीकरण करती है तो वह थोड़ा आगे बढ़ती है प्रकटीकरण की प्रक्रिया में, फिर थोड़ा पीछे हटती है, फिर थोड़ा आगे बढ़ती है। और जब वह आगे बढ़ती है तब किसी नई स्थिति में पहुंच चुकी होती है और पुरानी मूल वस्तु से अधिक उन्नत रूप ग्रहण कर चुकी होती है। इस प्रकार जो प्रकटीकरण हमें विश्व इतिहास का दिखाई देता है वह एक पूर्व निर्धारित द्वंद्वात्मक पद्धति से ही आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया का नाम है। हीगल इस द्वंद्वात्मक पद्धति को विचारों के जगत में भी आरोपित करता है, प्राणियों के जगत में भी आरोपित करता है, वस्तु जगत में भी आरोपित करता है और विश्वात्मा के प्रकटीकरण के रूप में भी आरोपित करता है। जैसा कि वह बताता है कि विश्वात्मा अपने बाह्य रूप में अपना सर्वोत्तम प्रकटीकरण मनुष्य के रूप में आकर के संपूर्ण कर देती है। अर्थात जब मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है तब विश्वात्मा अपने आप का सर्वोत्तम प्रकटीकरण कर देती है। इसी प्रकार से वह द्वंद्वात्मक पद्धति से राज्य और समाज के विकास को भी बताने का प्रयास करता है। इस द्वंद्वात्मकता की प्रक्रिया में हीगल यह बताता है कि परिवार एक वाद है, क्योंकि परिवार वो प्रथम स्थिति है जो मनुष्य अपने लिए निर्मित करता है। इसमें मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, किंतु जब मनुष्य की आवश्यकताएं परिवार में पूरी नहीं हो पाती तब वह परिवार से बाहर निकलता है और एक नए समुदाय की उत्पत्ति करता है, जिसे हीगल ने बुर्जुआ समाज या बुर्जुआ कहा है। बुर्जुआ का अर्थ है स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय, जो कि अपने अपने परिवारों से बाहर निकल कर के एक बड़े समुदाय का, बड़े समाज का निर्माण करते हैं। इसे पूंजीपति समाज भी कहा जा सकता है। बाहर निकले हुए इन व्यक्तियों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, आपस में संघर्ष होता है और इस संघर्ष के कारण उन व्यक्तियों के भीतर एक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की स्थिति उत्पन्न होती है। हीगल यहाँ यह कहना चाहता है कि परिवार एक वाद है और बुर्जुआ समाज की उत्पत्ति एक प्रतिवाद है। वाद और प्रतिवाद के इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक तीसरी नई स्थिति की उत्पन्न होती है या एक नई संस्था की उत्पत्ति होती है, जिसे राज्य कहा जाता है और राज्य संवाद है। नागरिक समाज का होना, जो कि एक प्रतिवाद है, वो परिवार के बाद आया और परिवार नागरिक समाज के बाद राज्य की उत्पत्ति हुई। इस ऐतिहासिक तरीके से हीगल द्वंद्वात्मक पद्धति को नहीं समझाता, वरन हीगल तर्क के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करता है। अर्थात हीगल ये कहता है कि पहले परिवार आया, फिर नागरिक समाज आया, फिर राज्य आया, ऐसा नहीं है, वरन राज्य के भीतर ही नागरिक समाज रहता है और नागरिक समाज के भीतर परिवार आवश्यक रूप से रहता है। तर्क से समझने के लिए केवल यह समझा जा सकता है कि नागरिक समाज राज्य से पहले की एक अवस्था है और परिवार नागरिक समाज से पहले की एक अवस्था है। ये तीनों साथ साथ चलते हैं और राज्य के भीतर विश्वात्मा अपना संपूर्ण प्रकटीकरण कर देता है। इस तरह से यह जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है,
यह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया इस प्रकृति में सर्वत्र घटित होती है। इस प्रक्रिया को हीगल विचार जगत में भी आरोपित करता है और राज्यों के विकास क्रम में भी आरोपित करता है। हीगल जब राज्यों के विकास की बात करता है तब वो ये कहता है कि अत्यंत प्राचीन काल में जो चीन का जो राज्य था वो एक प्रकार की वाद की स्थिति थी और या सभ्यता के उदय की स्थिति थी। किंतु चीन के पश्चात जब भारतीय सभ्यता का उदय और विकास हुआ तो हीगल ये कहता है कि यह एक प्रकार से सभ्यता का बचपन था और सभ्यता का बचपन अर्थात वाद और प्रतिवाद, इनके पश्चात में एक तीसरी स्थिति उत्पन्न होती है जब यूनानी राज्य का उदय हुआ और वो संवाद की स्थिति थी। और यह जो संवाद है ये कुछ समय पश्चात फिर से वाद बन जाता है और इस वाद की स्थिति में यूनानी राज्य जो था वो वाद था, उसके पश्चात रोमन साम्राज्य का जो उदय होता है वह एक प्रतिवाद है और उस प्रतिवाद के पश्चात जो आधुनिक राज्य की उत्पत्ति होती है वह एक संवाद है। और इस प्रक्रिया को समझाते हुए हीगल अपने राष्ट्र, अपने देश जर्मनी के बारे में ये घोषणा करता है कि अब तक राज्यों का भी जो विकास हुआ है उनमें सर्वोत्तम स्वरूप जो ग्रहण करेगा राज्य वो आगे विश्व में आने वाले जर्मन राज्य के भीतर उसका प्रकटीकरण होगा। अर्थात वो यह आशा रखता है या यह अपना विश्वास प्रकट करता है कि जर्मनी में जो लोगों की प्रजाति है वो ही सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है और वहीं पर जर्मनी में ही विश्वात्मा अपने स्वरूप के सच्चे राज्य का विकास करेगा। इस तरह से हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो उस सत्य को प्रकट करने वाली है जो इस चराचर जगत में विद्यमान है। इस सत्य को ही समझने के लिए हीगल इस अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति का न केवल विकास करता है वरन वो यह बताता है कि यही एकमात्र पद्धति है जिसके द्वारा हम इस जगत के विकास को समझ सकते हैं, हम विचारों के विकास को समझ सकते हैं और यही एकमात्र वैज्ञानिक पद्धति भी है। अब यदि हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषताओं को यदि समझने का प्रयास करें इस विवेचन के पश्चात, तो हम ये कह सकते हैं कि हीगल के अनुसार संघर्ष ही विकास का निर्धारक है। अर्थात विकास के मूल में वस्तुओं के भीतर का संघर्ष ही मूल कारण होता है। वस्तु अपने भीतर से ही एक प्रकार के विरोधी विचार को उत्पन्न करती हैं और उसी विरोधी विचार के उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप ही तीसरा नया एक और अधिक अच्छा विचार प्रकट होता है। जो दूसरी मुख्य बात है वो ये है कि यह जो द्वंद्वात्मकता है जो प्राणी जगत में, वस्तु जगत में और विचारों के जगत में घटित होती है, यह स्वतः प्रेरित है, स्वतः संचालित है। अर्थात ऐसी कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो इसे घटित कर रही हो। यह तो इस विश्व की मूल विशेषता है। यह तो स्वयं ईश्वर ने अपने आप को इस रूप में प्रकट होने के लिए चयनित किया है। और जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि द्वंद्वात्मक पद्धति सत्य के अन्वेषण का एकमात्र तरीका है, अद्वितीय तरीका है। अर्थात हीगल ये कहता है कि ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि जिसे हम द्वंद्वात्मकता से अलग किसी अन्य तरीके से समझ सकें। यदि हमें ईश्वर के अस्तित्व को समझना है और यदि हमें विकास की प्रक्रिया को समझना है तो उसका एक ही तरीका है, वाद
प्रतिवाद और संवाद के रूप में उसे समझने का प्रयास करना। किंतु विचारकों ने हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति की आलोचना भी की। उन लोगों का ये कहना है कि हीगल इस जगत की प्रत्येक घटना में अनावश्यक रूप से द्वंद्वात्मकता को आरोपित कर देता है, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि निर्धनता और संपन्नता, अर्थात पहले व्यक्ति निर्धन होता है और निर्धनता के भीतर ही निर्धनता का एक विरोधी विचार प्रकट होता है और उसके परिणाम स्वरूप निर्धनता समाप्त होती है और संपन्नता आती है। और इस प्रकार से वो एक सामान्य से परिवर्तन को भी, जहाँ द्वंद्वात्मकता की आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी वह द्वंद्वात्मक पद्धति को बीच में ला कर के उस वस्तु को समझना और अधिक जटिल और क्लिष्ट बना देता है। आलोचकों का ये कहना है कि उसकी यह जो पद्धति है वो बहुत अस्पष्ट है, उसको समझना बहुत सरल नहीं है। कुछ आलोचकों का ये कहना है कि वह द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अनावश्यक रूप से पारिभाषिक शब्दों का अस्पष्ट प्रयोग करता है और उन पारिभाषिक शब्दों को बीच में लाने से दर्शन को समझना और अधिक कठिन हो गया है। जैसे वह जिस अंतर्विरोध शब्द की एक बात करता है, वस्तु के भीतर ही अंतर्विरोध, अब इस अंतर्विरोध को कहीं वह परिभाषित नहीं करता और अपने हिसाब से वह कहीं भी किसी भी प्रकार से इस शब्द की व्याख्या कर देता है। और आलोचकों की एक और जो आलोचना है वो ये है कि हीगल के इस द्वंद्वात्मक पद्धति में वैज्ञानिकता का अभाव है, अर्थात उसे टेस्ट नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक पद्धति की यह विशेषता होती है कि उसे अनुभविक तरीके से जांचा जा सके, किंतु हीगल की यह जो द्वंद्वात्मक पद्धति है इसमें वैज्ञानिकता नहीं है, वरन किसी भी वस्तु में मनमाने तरीके से वाद और प्रतिवाद की स्थिति को बता दिया गया है। इस संबंध में आलोचकों का यह कहना है कि हीगल के द्वारा इस प्रकार से व्याख्या करना एक बौद्धिक मनोरंजन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। किंतु बहुत सारी आलोचनाओं और कमियों के पश्चात भी यह कहा जा सकता है कि हीगल की यह जो एक नई पद्धति आई राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में, द्वंद्वात्मक पद्धति, इससे वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने में मदद मिली है। अर्थात हम प्रकाश को तब तक भली प्रकार नहीं समझ पाते जब तक कि हम उसके विरोधी विचार अंधकार को नहीं समझ लेते। अर्थात वस्तु को भली प्रकार से पूर्ण रूप से समझने के लिए उसके विरोधी विचार की कल्पना करना वस्तु के यथार्थ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस पद्धति से सबसे बड़ा जो योगदान मिला है या जो इस पद्धति का सबसे बड़ा उपयोग है विचारों के क्षेत्र में, वो ये है कि इसने मानव सभ्यता के विकास को समझने में मदद मिली है। अब तक ये माना जाता था हीगल से पहले कि आज तक की सभ्यता का विकास एक सीधी सरल से रेखा में विकास हुआ है, जबकि हीगल ने ये कहा है कि विकास कभी भी सीधा और सरल नहीं होता, वरन बहुत आड़ी टेढ़ी और जटिल प्रक्रिया में होता है। विकास में कभी उन्नति होती है, कभी अवनति होती है, और उन्नति और अवनति की इस जटिल प्रक्रिया को हीगल ने एक नए तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और हीगल का यह जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो तार्किक दृष्टिकोण से बहुत सटीक है। तर्क के दृष्टिकोण से यह माना जा सकता है कि किसी भी वस्तु या विचार का विकास पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही होता है। और हीगल के इस विचार से बौद्धिक मनोविज्ञान को समझने में भी बहुत ही सहायता मिली है।
इसको समझने के लिए मन के विज्ञान को समझना बहुत आसान हो गया है। अर्थात मनुष्य किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से विचार करता है, उसके विचार की प्रक्रिया को जानने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति के सहारे से यदि हम उसको समझने का प्रयास करें तो यह उपयोगी पद्धति हो सकती है। इस तरह से हीगल का ये जो द्वंद्वात्मकता का विचार है, हीगल यद्यपि उसे प्रत्येक क्षेत्र में आरोपित करता है, किंतु फिर भी वह विचार के जगत में इसे सबसे पहले आरोपित करता है। और क्योंकि द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग उसने मूल रूप से विश्वात्मा के प्रकटीकरण के लिए किया था कि किस प्रकार विश्वात्मा अपने आप को प्रकट करके और इस व्यापक स्वरूप को ग्रहण करता है, तो यह एक आदर्श स्थिति को बताने वाली प्रक्रिया का नाम है। इसलिए हीगल के द्वंद्वात्मकता के विचार के साथ आदर्श शब्द भी जोड़ दिया गया है, या द्वंद्वात्मक आदर्शवाद भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह उस आदर्श के प्रकटीकरण को बताने वाली प्रक्रिया है। इस द्वंद्वात्मक पद्धति को समझने के पश्चात हीगल के दर्शन को, विचार को समझना हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। उसका राजनीतिक दर्शन क्या है, इसे समझने का प्रयास हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।